So in the last class, we have discussed about the physical properties of S block elements, सॉरी P block elements, जिसमें बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली का हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन देखा था, जिसमें आपने बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी आप कह सकते हो, या आपने आयनेशन एनर्जी मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनके ऑर्डर आपने जाने थे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आफ्टर दैट हम लोग बढ़ जाएंगे कंपाउंड्स की ओर। सो केमिकल प्रॉपर्टी और कंपाउंड, इसका ये लास्ट पार्ट चल रहा है। सो केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज हम ये समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब वो किस तरह से किसी दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना कि जब भी बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इसमें ना सबसे पहले अपन समझेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है कि किसी एटम का किसी दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करना, कितने टाइप के वो बॉन्ड वहां बना सकता है। हो सकता है 3 बना ले, 2 बना ले, पार्शियली भी बॉन्ड बनते हैं, हम जानते हैं कि पार्शियल बॉन्डिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेसिकली जो हम लोग देख सकते हैं कि भाई वो प्लस में भी हो सकती है और पार्शियली भी हो सकती है। कभी कभी वो उल्टा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब बैक बॉन्डिंग भी हो जाती है, वहां नेगेटिव की भी पॉसिबिलिटी है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली माइनस दिखाते हैं। हम जानते हैं कि बोरॉन और कार्बन फैमिली जो है ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, बिकॉज इनमें ना कुछ कुछ, जैसे खास करके बोरॉन फैमिली की बात की जाए तो इसमें बोरॉन फैमिली के अंदर ना मेटेलिक कैरेक्टर भी अवेलेबल है। इवन कार्बन फैमिली में भी कुछ मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है, कुछ एलिमेंट्स, मतलब ऑल सारे के सारे जो है वो पूरे नॉन मेटल नहीं होते। जैसे मैं बात करूं बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन अकेला ही है जो नॉन मेटल होता है, बाकी अदर एलिमेंट जैसे जो है बोरॉन के अलावा एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब, तो थेलियम तक जो सारे के सारे ये जो हैं ये मेटेलिक कैरेक्टर दिखाते हैं, सब मेटल की तरह करते हैं, और इनका मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज भी होता जाता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज वाई ये मेटल की तरह होते हैं। और कुछ और मेटल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज इन क्लास 10th हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, कहीं भी पढ़ी हो आपने, मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपने मेटल नॉन मेटल्स की पढ़ी होंगी। तो ये जो हमारे पास बोरॉन फैमिली है उसमें एक ही बोरॉन अकेला है, वो नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल। याद रखना मैंने क्या बात बोली कि बोरॉन इज अ नॉन मेटल, अदर एलिमेंट्स आर मेटल, और अलोंग द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये भी बात आप याद रखोगे कि अगर कोई आपसे कहे भाई बोरॉन के बाद जैसे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा मेटेलिक है एज कंपेयर टू गैलियम। तो ये एक छोटा सा पॉइंट भी हमें याद रखना है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के कितना वो इंटरेक्ट कर सकता है, तो मैं आपको ना ऑक्सीडेशन स्टेट का ना एक जनरल बात बता दे रहा कि कभी भी हमारे सामने कोई फैमिली लिख करके आए और कहा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। हाँ, समझिएगा इस बात को। हम लोग जब भी किसी भी फैमिली का यानी किसी भी ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि अलोंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर होता है। जैसे आपको याद होगा बोरॉन फैमिली के जब लिखा था, जैसे बोरॉन था उसमें एल्यूमिनियम था, गैलियम था, इंडियम था, थेलियम था, तो इनके लिए आपने एक जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था, दैट इज NH2 NP1, इस फॉर्मेट में होगा। अब मैं अगर इसमें बात करूं आपसे कि भैया यहाँ पर जो है 2 और 1 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है, भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब ये गेन कितने कर सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो आप कहोगे 5, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट चलने वाला है वो चलेगा +5। मिनिमम कितना हो सकता है भाई, ये मिनिमम 3 से लेकर के, मतलब 3 -3 से लेकर के, -5 नहीं, -3 से लेकर के +5 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रहेगा, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, इस रेंज में ही मिलेगा। अगर इस फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई कहे कि भैया +6 है, या किसी जगह पे इसका लिखा आ जाए कि -4 है, तो ये ऑप्शन तो देखते साथ ही कट, ये पॉसिबल नहीं है। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट,
एक और बात कि जो मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं वो हमेशा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यहाँ पर जो मोस्टली देखने को मिलती है वो +1, +2, +3 इस तरह की ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट की इसकी बात की जाए तो इसमें मोस्टली ऑक्सीडेशन जो है वो +3 यहाँ पर देखने को मिलती है। +3 और +1 मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट। बट इट डजंट मीन कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ही है, +5 तक भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, +6 तक नहीं पहुंच सकती। तो ये आप एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, जो लोग इस बात को सुन रहे होंगे वही समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है वो चलेगा कि वो कितना उसको रिक्वायर्ड है अपना आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। किसी का 4 की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 5 की, किसी को 6 की, तो ये पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हम बोलते हैं भाई 3, तो भाई ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेबिलिटी होगी कि यहाँ से इतने। एक चीज और, ये छोटी सी बात याद रखना कि मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ आउटर मोस्ट शेल में ना जैसे 3 है, तो अब ये आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 से ज्यादा नहीं हो पाएगी। मतलब -5 से लेके, मैंने उल्टा बोल दिया, -5 से लेके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इन फैमिली की, यानी हर एक दिखाएगा। वो तो मालूम पड़ा कि बोरॉन के पास है ही नहीं, ऑक्टेट ही एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी ना दिखा सकता। तो वो डिपेंड करता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है किसी से वो इंटरेक्ट करने की क्या कैपेबिलिटी है। मैं यहाँ पर बस ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग केवल 2 ही पॉइंट लिखूंगा क्या, जो इसमें पूछे जाते हैं रिगार्डिंग बोरॉन फैमिली। क्या पूछा जाता है कि बोरॉन फैमिली में जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो ऑर्डर है वो है कि बोरॉन सबसे ज्यादा +3 दिखा सकता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, और फिर इंडियम, फिर थेलियम। और इसका एक रीजन भी है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये टेंडेंसी आती है। अब +1 का एक ऑर्डर याद रख लेना कि +1 जो दिखाते हैं वो गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये ऑर्डर चलता है। तो ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ये 2 ऑर्डर ही हमने लिखवाए, और किसी की हमको नीड नहीं है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर जो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब केमिकल प्रॉपर्टी, ये याद रखना कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ये ओनली अभी हम लोग बोरॉन फैमिली की पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। सो बोरॉन फैमिली में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें याद रखना कि पॉइंट नंबर 2 दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, और एयर को आप अगर इन जनरल अपन अगर O2 मान के चलेंगे तो डाई ऑक्सीजन कहेंगे। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स टुवर्ड्स एयर, और O2 भी आप कह सकते हो। तो ये क्या रिएक्टिविटी इसमें चलेगा, तो ध्यान रखना कि बोरॉन जो है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का सब्सटेंस है। क्रिस्टलाइन मतलब ये जब पाया जाता है तो सॉलिड स्टेट में इसके एटम्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर मैनर में होता है, और ये ऑक्सीजन के टुवर्ड्स अनरिएक्टिव टाइप का होता है कि ये रिएक्ट नहीं करता। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट कर ही नहीं सकता, बोरॉन कैन बी रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बट नॉट इन नेचुरल स्टेट। ये इसको अगर आपको रिएक्ट कराना है तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हीट के फॉर्म में, तब बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। इवन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। आपको याद होगा आप एक वर्ड यूज करते थे भाई कि जब आयरन के ऊपर जो है ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है तो वो रस्ट हो जाता है, रस्ट उसके ऊपर लग जाती है, रस्टिंग वर्ड यूज करते थे। अच्छा, रस्टिंग वर्ड याद रखना कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर आयरन, मतलब जहां जो वर्ड डिफाइन कर देगी कि रस्टिंग इज ओनली फॉर आयरन, आयरन की रस्टिंग हो रही है। एल्यूमिनियम जो हमारे पास आते हैं तो एल्यूमिनियम को अगर आप O2 पे छोड़ दो और उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है, जैसे हमारे घर में जो टैप वगैरह होते हैं उस पर क्या होता है, टैप के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन अवेलेबल, एल्यूमिनियम के अगर टैप है तो उसके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है जिससे वो थोड़े से
उनका कलर सा डल होने लगता है, वो शाइनिंग उनकी कम होने लगती है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक लेयर बनने लगती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं टार्निशिंग। ये टार्निश हो जाते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर टार्निशिंग होती है और आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है। तो जो लेयर बनती है वो एल्यूमिना की बनती है, जिसको Al2O3 कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये रिएक्ट कर सकते हैं कब, जब आप टेम्परेचर इनका बढ़ा दो हाई टेम्परेचर पर, नॉट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर दे विल नॉट रिएक्ट। ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, चाहे बोरॉन हो चाहे एल्यूमिनियम हो या कोई भी एलिमेंट हो, दे विल नॉट रिएक्ट। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है कि रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर, रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर। और किस तरह का सब्सटेंस बनाते हैं, ये सब्सटेंस बनाएंगे M2O3 नेचर का। M2O3 का मतलब क्या है कि जैसे मेटल जो है, जैसे बोरॉन B2O3 बना सकता है या Al2O3 बना सकता है। और कैसे बना सकता है, अगर मैं एक एग्जांपल में रिएक्शन भी लिख दूं कि ये कैसे बना सकता है, तो ये बनाएगा, जैसे बोरॉन है तो बोरॉन, आप 4 बोरॉन ले लो, 3 ऑक्सीजन, मतलब एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो आप लिख दो हाई टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ हीट, ये कोई भी वर्ड आप यूज करके, और ये लिख दो कि ये B2O3, और बैलेंस के लिए 2B2O3 आप इस तरह से लिख दो। तो ये रिएक्शन हो गई, दिखाने का तरीका हो गया। अब इसके जो ऑक्साइड्स हमारे पास बनते हैं, तो ये ना बेसिक नेचर के होते हैं, या वीकली आप एसिडिक कह सकते हो, ये बहुत वीक एसिड कह सकते हो, या बेसिक नेचर के हो सकते हैं। तो बोरॉन के जो एसिड होते हैं, इनको बेसिक नहीं, ये वीकली एसिड कह सकते हो। तो ये वाटर से रिएक्ट करके ना, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड यानी कि एक वीक वीक एसिड या एक बेस बना रहे हैं, तो बेस बना रहे हैं तो खुद में एक स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं। अगर ये सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो खुद में एक वीक एसिड रहे होंगे, तो वीक एसिडिक नेचर के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो ये आप एक छोटा सा पॉइंट में यही मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो M2O3 यानी कि ये जो ऑक्साइड्स का नेचर होगा वो वीक एसिड का होगा। वीक एसिड, वीक एसिड यानी ये जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो एल्कली का फॉर्मेशन कर देंगे। अच्छा, इसमें हमको अलग अलग तरह के यहाँ पर एसिड और एम्फोटेरिक और बेस, तीनों तरह के इसके ऑक्साइड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ एक छोटा सा एक नोट लिखूंगा, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, क्योंकि कभी कभी हमसे डायरेक्टली ये पूछ लेते भाई इसमें कौन सा एम्फोटेरिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। ये ऑक्साइड्स के बारे में काफी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अच्छा, ये याद रखना कि जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं एम्फोटेरिक, सो एम्फोटेरिक का मतलब ऐसा ऑक्साइड विच हैव अ कैपेबिलिटी कि दैट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो उनको हम लोग एम्फोटेरिक कहेंगे। तो एम्फोटेरिक नेचर के या एसिडिक या बेसिक नेचर के कौन होते हैं, जो B2O3 है, B2O3, B2O3 बनता है एसिडिक नेचर का, ये वीक एसिड होता है हालांकि। और उसके बाद जैसे Al2O3 होता है, या गैलियम का ऑक्साइड होता है Ga2O3, तो ये जो होता है, याद रखना कि ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों से रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जो हमारे पास इंडियम होता है या थेलियम के ऑक्साइड होते हैं, यानी In2O3 कहूं मैं, या Tl2O, इसका Tl2, अच्छा ये एक छोटा सा पॉइंट क्या याद रखना कि बाकी ने तो बनाया था M2O3, बट थेलियम जो है एक ही ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस बनाएगा। इसने एसिडिक ऑक्साइड बनाया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना, और एक बेसिक ऑक्साइड बना। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट के फॉर्म में याद रखना है। अब इनसे जैसे आप एक और चीज यहाँ इंफॉर्मेशन एक और ऐड हो सकती है क्या, कि अगर B2O3 है और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा, जैसे इसने B2O3 ने हाइड्रोक्साइड बनाया, इसको बोलते हैं BOH बोलता है, बोरोन का हाइड्रोक्साइड बनाया, तो ये भी एसिडिक ही बना, ये भी वीक एसिड ही बना। और इनसे जो बने होंगे, फिर जैसे एल्यूमिनियम का आपने Al2O3 वाले रिएक्शन कराई वाटर से, तो इससे आपने बना दिया AlOH होल थ्राइस, तो ये जो बनता है ये एम्फोटेरिक नेचर का है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इवन मतलब आप अब शायद आगे की बात समझ लोगे मैं क्या लिखने वाला हूं, कि अगर आप Ga2O3 की रिएक्शन वाटर से कराओगे, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो हाइड्रोक्साइड जैसे ये बन जाएगा हमारे पास, आई एम नॉट राइटिंग बैलेंस रिएक्शन, अगर बैलेंस नहीं हो तो उस पर फोकस नहीं करना,
मैं जैसे यहाँ पे 2 लगा दूं तो बैलेंसिंग हो जाएगी, यहाँ पर 3 लगा दूं तो ये बैलेंसिंग हो सकती है रिएक्शन की। तो मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे तो वो भी उसी नेचर के ही बनेंगे। जैसे इसका In2O3 का हाइड्रोक्साइड बनाओगे तो बेसिक नेचर का बनेगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखना कि एम्फोटेरिक कौन से हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से एसिडिक हैं। अब इन मेटल्स का जैसे बोरॉन हो गया या एल्यूमिनियम हो गया या हमारे पास गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये है तो ये एसिड से या एल्कलीज से, एल्कलीज मतलब ऐसा बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उनके साथ कैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं वो हमको एक बेसिक तरीके से समझना है, फिर उसके बाद कंपाउंड्स पे अपन पहुंचते हैं। देखो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि रिएक्टिविटी, सर पेज दिखा दीजिए रिएक्टिविटी एक सेकंड। टुवर्ड्स, देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स एसिडिक एसिड्स एंड एल्कलीज। तो ये रिएक्टिविटी इसके लिए हम लोग जैसे कुछ एग्जांपल ही ले लेते हैं। अच्छा ये याद रखना कि बोरॉन जो है वो एसिड से और एल्कलीज से रिएक्ट नहीं करता, बट अगर आपको बोरॉन को किसी एक एसिड से रिएक्ट कराना है तो रिएक्ट कराने के लिए हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड पड़ती है, ओनली फॉर बोरॉन, नॉट ऑल दी अदर एलिमेंट्स। तो बोरॉन के लिए आप ये कह सकते हो कि बोरॉन को जब रिएक्ट कराना होता है किसी एसिड से, फॉर एग्जांपल यू आर रिएक्टिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इनसे आप रिएक्ट करा रहे हो। जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो हमको यहाँ जो नीड पड़ेगी वो पड़ती है HNO3 की। HNO3 जो सब्सटेंस हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं इवन विथ अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि बोरॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर या मॉडरेट टेम्परेचर पर एसिड से और एल्कलीज से रिएक्ट कर नहीं करता। तो हमको जब रिएक्ट कराना है तो अमाउंट ऑफ हीट के साथ साथ अगर आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर प्रोवाइड कर दो लाइक HNO3 वगैरह, तो ये हमको बोरॉन को रिएक्ट करा के ये फॉर्म कर लेता है। अच्छा ये जो फॉर्म करता है तो ये एसिड से रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन किससे करता है, नाइट्रिक एसिड यानी कि इस HNO3 से ये रिएक्ट करता है। और जो फॉर्मेशन करता है वो ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3, ये ऑर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन आप याद रखिएगा। ऑर्थोबोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन जो हो रहा है बेसिकली, अच्छा इस रिएक्शन को कई जगह ना ऐसे लिख दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर HNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इस पे ही अटैक हो रहा है, तो आप इसको H2SO4 जो है वो केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किए बिना ही रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब एसिड्स की हेल्प हुई बस। बोरॉन डायरेक्टली इज नॉट रिएक्टिंग विद एनी एसिड और एज वेल एज एल्कलीज, वो डायरेक्टली किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो HNO3 आप लिख सकते हो कि HNO3 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 जो कि खुद में एक एसिडिक नेचर का होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट, आप ये इस तरह से इस रिएक्शन को ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, और करके मैं लिख दे रहा कि आप दोनों तरीके से इस रिएक्शन को मेंशन कर सकते हो, H3BO3 और साथ में 3NO2। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड इस तरह से फॉर्म हो गया। बट जो अदर हमारे पास मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम है तो वो रिएक्ट कर जाता है HCl से, और भी अदर सब्सटेंस जो है तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं और हमारे एसिड से और एल्कलीज से ये अदर सब्सटेंस फॉर्म कर लेते। तो मैं यहाँ पर बस इतना लिखूंगा कि बोरॉन डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कई बार कहता हूँ कि जो मैं पॉइंट बोलता हूँ उनको आप अपने पास लिख लिया करो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है जो बात मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस केवल जैसे मैंने बोल दिया बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, कहीं पर एसिड के साथ बोरॉन प्लस HCl दिया हो तो आगे रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बन रहा हो, मीन्स वो गलत लिखा है वहां पे, वो सही नहीं लिखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है तो मैं यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखता। तो जो लोग बार बार स्किप कर करके नोट्स बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि हमने कहा हुआ है क्लास में जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दो, ना कि इस बात पे मैं लिख के आ रहा हूँ। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर लेता है एसिड से। एल्यूमिनियम को जब एक्वस HCl से रिएक्ट कराओगे तो तुरंत रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर देता है एल्यूमिनियम की ही आयन, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और साथ में
Cl के आयंस को अलग कर देता है और साथ में H2 गैस लिबरेट होती है। तो ये अच्छा, इवन एल्यूमिनियम जो है वो बेस से भी रिएक्ट कर लेता है, चाहे आप NaOH से रिएक्ट करा दो या आप इसको NaOH से रिएक्ट कराने पर ना ये सोडियम एल्यूमिनेट नाम का सब्सटेंस देता है, इसलिए मैं वो रिएक्शन लिख दे रहा कि ये एल्यूमिनियम जो है वो NaOH से रिएक्ट कराने पर, याद रखना कि यहाँ जो आप NaOH ले रहे हो ये भी एक्वस फॉर्म में ही लिया जाता है, मतलब जिसमें वाटर का अमाउंट कुछ ना कुछ पड़ा हुआ हो, तो ये रिलीज करता है। तो ये एक रिएक्शन हो गई रिगार्डिंग एसिड और एल्कलीज। तो बोरॉन डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट वाइल अदर मेटल्स, अदर हाँ मेटल्स ही हैं, बाकी बोरॉन को छोड़ के वो तो नॉन मेटल नेचर का है, तो बाकी और रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से एज वेल एज एल्कलीज जो कि खुद में एक बेस होते हैं, उनसे रिएक्ट कर जाता है। एक चीज और, जब एल्यूमिनियम जब NaOH से रिएक्ट करता है ना तो वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का आयन बनाता है। अभी कॉम्प्लेक्स आयन को अभी क्योंकि हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं है, क्लास 12th का एक पार्ट है, तो ये बस मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दी कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ वाटर, वहां वाटर के यहाँ ये वाली रिएक्शन है जो मैंने इधर लिखी है वो कुछ और रिएक्शन, वो रिएक्शन है कि 2Al plus 2NaOH plus 6H2O gives 2Na in big bracket AlOH whole 4 ब्रैकेट क्लोज, इस तरह का एक आयन बनता है वहां पर, उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा सॉरी सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड, ये उसका नाम है। कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। अभी बस हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरा टॉपिक आएगा, चैप्टर ही आएगा जिसमें हम लोग पूरा उसको ढंग से स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा इसमें आप क्या और याद रख सकते हो, जैसे ब्रोमीन से आयोडीन से, तो ये हैलाइड्स भी बना लेते हैं ये, और इनमें से एक हमारे पास अनस्टेबल नेचर का हैलाइड बनता है, बाकी सब स्टेबल नेचर के हैलाइड्स बनते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे बता पाऊँ कि ये किस तरह के हैलाइड्स बनाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी इनकी कैसी रिएक्टिविटी होती है, कोई मेटल जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसी हैलोजन से तो इट इज फॉर्म टू MX3 टाइप कंपाउंड। यहाँ M जो है वो बोरॉन फैमिली का मेंबर हो सकता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरह से, और Tl फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एस्टेटाइन को हम लोग नहीं लेते, वो एस्टेटाइन जो है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, दैट इज वाई उसको स्टडी में नहीं लिया जाता है। यहाँ जो Tl का आयोडाइड बनता है यानी TlI3 जो होता है वो एक अनस्टेबल नेचर का बनता है, बाकी सब स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल नेचर का सब्सटेंस बनता है, मतलब ज्यादा टाइम तक रुकता नहीं है, जैसे ही आपने थोड़े से पैरामीटर चेंज किए तुरंत जाके किसी और के साथ रिएक्ट करके कुछ और ही कंपाउंड बना देता है। तो ये हमको कुछ केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हमको याद रखना थे। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ये जो बोरॉन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वो जो है एलोट्रोपी नेचर रखते हैं। एलोट्रोपी का मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक चीज और, यहाँ जो बोरॉन है, बोरॉन के लिए मैं एक नोट लिख दे रहा हूं कि बोरॉन जो है वो एनेमलॉस बिहेवियर दिखाता है, मतलब डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है बोरॉन फैमिली के मेंबर से। जैसे इसका जो साइज है बहुत अलग है, बहुत छोटे साइज का होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है, इसकी आयनेशन एनर्जी काफी हाई होती है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए जिसमें ये डिफर कर रहा है किससे, अपने ही उन मेंबर से जिस फैमिली के साथ ये खड़ा हुआ है, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम थेलियम में बोरॉन जो है वो थोड़े से अलग नेचर दिखा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं एनेमलॉस बिहेवियर ऑफ एनेमलॉस बिहेवियर ऑफ बोरॉन।
तो इसके लिए आप क्या पॉइंट दे सकते हो? एनोमलस का मतलब है एबनॉर्मल। आप पहला पॉइंट तो ये दे सकते हो कि ये अपने ही फैमिली मेंबर से इसलिए अलग है क्योंकि इसका साइज जो है कंपैरेटिवली जो है बहुत डिफरेंट देखने को मिला है। कैसा? बहुत छोटा। इट्स साइज जो स्मॉल साइज। और दूसरा पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू अदर एलिमेंट्स। उनका मतलब जो आप वैल्यूज देखोगे एनसीईआरटी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा काफी बिग डिफरेंस है। आयनेशन एनर्जी का भी आप देखोगे तो इट्स हाई आयनेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी आप पॉइंट कह सकते हो। एंथैल्पी और क्या कह सकते हो आप? पॉइंट नंबर 4 डिफर आप कर सकते हो कि वैकेंट डी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी और वाइटल। तो ये भी आप कह सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसमें एक वैकेंट डी और वाइटल खाली पड़ा रहता है, मतलब होता ही नहीं है। इसमें नहीं होता है, बाकियों में तो होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जिसकी वजह से ये अलग अलग नेचर दिखा रहा है। इवन आप ये भी कह सकते हो कि ये अनरिएक्टिव होता है कि हाँ उससे अभी हम लोगों ने देखा ना एसिड बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी इसकी रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी अलग हो गई। जो ये कंपाउंड फॉर्म करता है तो ये कोवैलेंट बनाता है, वाइल अदर जो है मतलब मेटेलिक नेचर के हैं, ये तो नॉन मेटेलिक नेचर का है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो ये नॉन मेटेलिक नेचर का हो गया, तो सेमीकंडक्टर टाइप का होता है। बाकी अदर जो है वो कंडक्टर होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये डिफर कर रहा है। इसके हैलाइड्स भी देखने को मिले तो वो कोवेलेंट नेचर के मिले, आप बाकियों के देखे गए तो वो आयनिक नेचर के मिले। और इसके ऑक्साइड्स जो देखे गए वो एसिडिक थे, बाकी के देखे गए तो एम्फोटेरिक भी निकले और बेसिक भी निकले। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग बोरॉन कि बोरॉन अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और एनामलस बिहेवियर हो गया बोरॉन का। प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कार्बन फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या कार्बन जो है वो एक अलग तरह का सब्सटेंस, मतलब क्या उसका एनामलस बिहेवियर होता है। तो अगर होता है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट है उसी फैमिली के मेंबर्स से। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज इनिशिएट करता हूँ। आफ्टर दैट मैं इनके कंपाउंड्स पे और अगर कोई एलोट्रोप्स जो हमें पढ़ना है कोई इंपॉर्टेंट है तो वो एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स पे आ जाएंगे। तो ये लास्ट पार्ट बचेगा फिर। तो नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली तो क्या वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? सुनिएगा ध्यान से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली में पहला तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स यानी कि ये ऑक्साइड्स कैसे बना रहा है, जिसको आप कह सकते हो कि किस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं, मतलब नेचर जानने की बात है कि किस तरह के ऑक्साइड्स यहाँ पर फॉर्म होने। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और O2। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें कार्बन जो है ये बेसिकली जो फॉर्म करते हैं ये मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं, ये डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं। तो मोनो डाइऑक्साइड और किस नेचर के फॉर्म हो रहे हैं? तो जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म में भी पाया जाता है, CO2 के फॉर्म में भी पाया जाता है। इसी तरह से लेड है। अब लेड जो है वो लेड हमारे पास लेड डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है और लेड ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया, PbO के फॉर्म में भी मिलता है और PbO2 के फॉर्म में भी मिलता है। सिलिकॉन है, अब ये सिलिकॉन एक ही तरह का दिखाता है, SiO2 दिखाता है, SiO नहीं दिखाता है। तो ये हमको कुछ बेसिक बातें याद रखना है कि इसमें जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो दो तरह के बन सकते हैं, मोनो ऑक्साइड्स बन सकते हैं और डाइऑक्साइड्स बन सकते हैं। तो मोनोऑक्साइड्स का मतलब क्या है? एमओ टाइप का सब्सटेंस बना दे। और एक आप कह सकते हो डाइऑक्साइड्स बना सकते हैं, यानी कि ये जो है MO2 टाइप का सब्सटेंस बना दे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो हमारे पास जैसे कुछ ऑक्साइड जो हैं बिल्कुल न्यूट्रल नेचर के होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
एसिडिक है, ना बेसिक है, ना एम्फोटेरिक है। अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, जैसे CO2 हो गया, CO2 हो गया, SiO2 हो गया, तो ये हमको एसिडिक नेचर के मिलते हैं, एसिडिक नेचर के सब्सटेंस मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई और होंगे तो वो भी मैं लिख दूंगा। एम्फोटेरिक नेचर में कौन कौन है हमारे पास? SN टिन ऑक्साइड, तो SNO, और हमारे पास टिन ऑक्साइड के अलावा लेड ऑक्साइड। अच्छा, इसमें एक और आप जोड़ देना कि जर्मेनियम का ऑक्साइड जो है वो भी एसिडिक नेचर का होता है। यहाँ पर टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और हमारे पास टिन डाइऑक्स मतलब टिन का डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का है, लेड का डाइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का है। तो ये जो है ये एम्फोटेरिक के नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक। बेसिक नेचर के भी हैं, तो हमारे पास बेसिक नेचर के लिए आप दे सकते हो, कोई है बेसिक नेचर में इसमें? तो एक तो ये सारे हमारे पास जो है एसिडिक थे, CO2, SiO2, GO, इवन GeO2, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड भी, ये सब एसिडिक हैं, ये सब एसिडिक हैं। और इसमें से कुछ ऑक्साइड्स जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये लेड का डाइऑक्साइड हो गया, तो ये कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक इसमें पॉइंट जोड़ा जा सकता है रिगार्डिंग यहाँ। बेसिक नेचर का कोई मुझे नहीं लग रहा, अगर कोई हो तो एक बार रीचेक कर लेना, बट यहाँ कोई बेसिक नेचर का नहीं है, जहां तक मुझे याद है कि इसमें कोई भी हमारे पास बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स नहीं बन रहे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि वाटर से ये कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना कि कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, इसको वाटर से कोई रिएक्ट नहीं करते। बट अगर टिन की रिएक्शन करा दी जाए वाटर वेपर से, तो फिर वो इफेक्ट हो जाती है, वो रिएक्ट कर लेता है। भाई लेड वगैरह ये सब अनअफेक्टेड है वाटर से, आप गर्म पानी डाल लीजिए, आप कुछ डाल लीजिए, ये ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑक्साइड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, टिन जल्दी एक ऑक्साइड बना लेता है जब स्टीम से उसकी रिएक्शन कराए, डिकम्पोज करने लगता है वो वाटर के साथ। तो क्या रिएक्शन बनाने लगता है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की अगर मैं बात करूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर, तो टुवर्ड्स वाटर में ये कह सकते हो कि कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है, लेड हुआ, ये डज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, डज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। वाइल जो हमारे पास एक सब्सटेंस है दैट इज टिन, टिन जो है ये वाटर स्टीम के फॉर्म में है, याद रखना, यहाँ S फॉर जो है, या मैं सीधे सीधे वेपर, V फॉर वेपर है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करा रहा है, SnO2 बना रहा है, साथ में H2 बना रहा है। अब मैं इसमें बात करूं हेलोजन से रिएक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि इनके हैलाइड्स का फॉर्मेशन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। अब हैलोजन्स में आपको याद होगा, एक तो आपने वो CCl4 तो पढ़ रखा था, वो हमारे पास कार्बन जो है एक मतलब चार चार तक ये मतलब टेट्रा हैलाइड टाइप का ये सब्सटेंस बनाते हैं। तो अब ये टेट्रा हैलाइड्स में कभी कभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता है, कभी कभी इनका थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता है, या इसके अलावा वो आयनिक कैरेक्टर वगैरह जो आपने पढ़ रखे हैं, फजांस रूल अगर आपको याद हो, तो फजांस रूल आपने पढ़ा था, वहां आपने आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ दूंगा कि आप इसमें एक ऑर्डर बताइएगा रिलेटेड टू कोवैलेंट कैरेक्टर, कि वहां कितना कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब ज्यादा होगा या कम होगा, या आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में हम ये कह सकते हैं कि ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो ये क्या बना देते हैं हैलाइड्स, मतलब ये किस तरह के सब्सटेंस बना देते हैं? एक तो ये MX4 टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं, M मतलब यहाँ पर बाकी जो भी मेटल है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब के सब बना रहे हैं। X हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर फ्लोरीन ना होकर के क्लोरीन होते हैं, मोस्टली क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। फ्लोरीन जो है वो
बहुत ज्यादा छोटे इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह खींचने की कोशिश करता है कि वो पूरा एक आयनिक कंपाउंड बना ले, बट ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, ये जो है कोवैलेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए कोवैलेंट का इनका कैरेक्टर, हाँ इनमें कुछ कुछ नॉर कभी भी कोई भी 100% तो हो नहीं सकता आयनिक या कोवैलेंट, तो उसमें एक आप ऑर्डर बोल सकते हो कि भाई ये कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर रहेगा। अब इसमें ये mx4 टाइप का जनरल फॉर्मूला हो गया, इट इज अ जनरल फॉर्मूला कि किस तरह के हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, अब मैं एक ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, ये ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का या स्टेबिलिटी का, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी वर्ड आएगा, तो स्टेबिलिटी जो है कहीं पर स्टेबिलिटी ही मिल गया या थर्मल स्टेबिलिटी मिल गया, तो ये ऑर्डर चलेगा कि CCl4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखना कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका क्या है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखेंगे। इसके अलावा इसी को अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको कोवैलेंट कैरेक्टर में, मतलब किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो ये आप दे देना, मतलब इसका ऑर्डर आप खुद ही लिख लेना। अच्छा, ये टेट्रा हैलाइड्स के फॉर्मेशन भी करते हैं और डाई हैलाइड भी बना देता है, मतलब जैसे जर्मेनियम है तो जर्मेनियम